गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग देखेंगे कि जो बीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम, उसमें किस तरीके का क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। और ये मतलब पैटर्न क्या है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ के भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ओके, तो ये नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि सबके लिए एक कॉमन सिलेबस पैटर्न बनाया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बीएससी में कोई और सिलेबस है और दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई और सिलेबस है। एक कॉमन सिलेबस बनाया गया है जो बीएससी के बच्चे पढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी जगह पे सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है और किसी जगह पे एनुअल सिस्टम चल रहा है। अब हर जगह क्या हो गया, सेमेस्टर सिस्टम हो गया। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एक फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरा सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में आपको भी 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इसको थर्ड सेमेस्टर बोलेंगे और इसको फोर्थ सेमेस्टर। और थर्ड ईयर में भी आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जिसको हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर बोलेंगे। ठीक है, अभी क्या है ना कि जो इंडिया लेवल पे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ग्रेजुएशन को 4 ईयर का कर दिया है फिर। ठीक है, बट यूपी में क्या है कि अभी इन्होंने 3 साल का ही किया है। ठीक है, और आपको टोटल 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। तो अभी जो बच्चे हैं वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है और फर्स्ट सेमेस्टर का वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। पहले तो एनईपी रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो लोग, ठीक है, और उसके बाद ये लोग अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई डाउट है कि मतलब इसका डिटेल क्या है, तो फिर यहाँ मैंने साइट एक दे रखा है uphed.government.in। तो इस पर आप जाके पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। हालांकि उस सिलेबस को मैंने देखा है और यहाँ पे मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और यहाँ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको ज़रूरत लग रही है देन यू कैन गो। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसमें चीज़ें क्या है, किस तरीके से हैं, वो सब सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अब क्या है ना कि जैसे पहले एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता था, वैसे कुछ सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट होंगे वो कोर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जो होंगे वो इलेक्टिव होंगे। इलेक्टिव और कोर सब्जेक्ट ये सुनने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट आपको सब चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। कोर सब्जेक्ट में देखिए आपका जो है जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ये 3 कोर सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अब बहुत जगहों पे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जैसा होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया। तो ये भी एक तरीके के हो सकता है अगर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के इसको आप चूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, डिपेंड करता है क्या बोलते हैं उस यूनिवर्सिटी में वो चीज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट नॉर्मली जो बच्चे चूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ये कोर सब्जेक्ट जो है 3 वो चूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा, ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट 3 मेजर हैं, बट इन कोर सब्जेक्ट में अगर कोई एक चीज़ छोड़ रहे हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या ये इस चीज़ को भी ले सकते हैं। ठीक है, कोर सब्जेक्ट के अलावा 2 आपके इलेक्टिव पेपर होते हैं। बच्चों को यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्टिव पेपर हम कैसे चूज़ करें। ठीक है, तो इलेक्टिव पेपर में आपका जो वोकेशनल होगा, ठीक है, वोकेशनल में ज़्यादातर जो लोग चूज़ करते हैं वो MS ऑफिस चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आई थिंक आप लोगों को बताया भी गया होगा कि आप लोग MS ऑफिस ऑप्शन एक तरीके से चूज़ करिएगा। इसमें क्या है कि आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो देखा जाएगा या उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो पढ़ाई जाएंगी आपको। ये एक वोकेशनल है, हालांकि इसके अलावा और भी ऑप्शन होंगे बट ये ज़्यादा सही आपको बताया जाएगा कि आप इसी को चूज़ करिए वोकेशनल में। और दूसरा एक जो सब्जेक्ट आपको जो चूज़ करना होगा, ठीक है, ख़ास तौर से उसको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपका बोला जा रहा है कि आप जो आपका फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको आप चूज़ करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें वो लोग बच्चों को समझा रहे हैं।
ठीक है। तो ये आई थिंक अब ये 2 चीज़ आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका इलेक्टिव पेपर है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, वो टोटल जो पेपर है आपको कितने देने पड़ेंगे। बॉटनी का 1 होगा, जूलॉजी का 1 होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का 1 होगा, और 1 आपका होगा एमएस ऑफिस का अगर भर रहे हैं तो, और 1 आपका होगा फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये टोटल इतने पेपर आपको देने पड़ेंगे, जिसमें से ये जो 3 है, ठीक है, ये क्या है आपका कोर है, और ये जो 2 हैं वो क्या है इलेक्टिव है। ओके, तो इतना तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि इसका पेपर कैसे होगा, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का पेपर कैसे होगा। तो अभी तक पहले क्या था ना कि जैसे बॉटनी में आपको 3 पेपर पढ़ने पड़ते थे, जूलॉजी में 3 पेपर पढ़ने पड़ते थे, केमिस्ट्री में 3 पेपर पढ़ने पड़ते थे। बट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आया है, ठीक है, इसके थ्रू बॉटनी का सिर्फ 1 पेपर होगा, ठीक है, बॉटनी का सिर्फ आपको 1 पेपर देना है, जूलॉजी का भी 1 पेपर देना है, केमिस्ट्री का भी 1 पेपर देना है, और इसका एमएस ऑफिस का भी आप 1 देंगे, और फूड प्रोसेसिंग बाकी चीज़ का भी 1 देंगे। तो आपको टोटल जो है ना 3 और 2 5 पेपर आपको देने पड़ेंगे। और पहले क्या था, केमिस्ट्री में 3 हो गया, जूलॉजी में 3 हो गया, और बॉटनी में 3 हो गया, टोटल 9 पेपर देने पड़ते थे। इस तरीके से आपको 5 देने पड़ेंगे, जिसमें मेजर ये है। और अभी इसका जो है ना इलेक्टिव जो पेपर है, इसका श्योर नहीं कि वो लोग मार्क्स में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आगे चल के पता चलेगा। बट हाँ, पेपर इतने आपके होंगे। अब ये नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस तो हम आगे चल के देखेंगे कि बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ का मतलब आपको एक स्टेटमेंट कोई दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 4 आंसर आपको दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा सही है उसको आपको ट्रिक करना है, और OMR शीट दी जाएगी, उस पर आपको फिल करके वो OMR शीट आपको सबमिट करना होगा। क्लियर। तो ये जो बॉटनी है, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQs, जो कि 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा आप लोगों का BSc फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी के 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQs, जो सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से। और इसके अलावा 25 जो मार्क्स है, ठीक है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दिए जाएंगे। मतलब बॉटनी का जो है मार्क्स वो टोटल 100 होगा, 100 में 75 जो है आपका MCQs के थ्रू दिया जाएगा, और बाकी 25 जो है वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा। अब ये इस पर भी हम लोग देखेंगे इंटरनल असेसमेंट में वो क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं। क्लियर। और ये जो 75 MCQs क्वेश्चन जो दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, उसका सिलेबस आगे हम लोग देखेंगे कि उसी में से वो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये जो MCQs का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आप ये मत समझिएगा कि मतलब सेकेंड सेमेस्टर में भी MCQs पूछा जाएगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और आगे भी कंटिन्यू होगा। ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कि ये MCQs सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूछा जाएगा। तो वैसे जूलॉजी में भी आप लोग देखेंगे कि 75 जो है वो MCQs पूछे जाएंगे, और 25 जो है वो इंटरनल असेसमेंट्स के थ्रू ये चीज़ होगा। यानी कि बॉटनी 100 मार्क्स का, जूलॉजी 100 मार्क्स का, और आपका केमिस्ट्री 100 मार्क्स का। और इसमें से जो 75 जो होगा वो पेपर के थ्रू होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल है, और 25 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि आपका जो 3 पेपर होगा बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री वो MCQ बेस्ड होगा, 75 नंबर का होगा तो 100 नंबर का, लेकिन 25 जो है इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा, और बाकी जो है वो 75 मार्क्स उसके थ्रू जाएगा। अब नेक्स्ट ये आता है कि ये जो मैंने इलेक्टिव 2 पेपर बताए थे, MS ऑफिस, ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका भी जो है ना 75, ठीक है, ये आपका MCQs होंगे, आपको उस पर देने पड़ेंगे।
और फूड प्रोसेसिंग में भी जो आपने चूज किया है उसमें भी 75 क्वेश्चंस MCQs होंगे जिसको आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसका मार्क्स इसमें जुड़ेगा, ये अब आगे चल के पता चलेगा, बट अभी फ़िलहाल इतना क्लियर हो रहा है कि ये दोनों चीज़ होगी। तो अगर अभी आप लोग BSc का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये प्रोसेसिंग में भरा जा रहा है, तो आप लोग 3 कोर तो सब्जेक्ट चूज करेंगे ही, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अगर किसी ने इन्वायरमेंटल साइंस ले रखा है कॉम्बिनेशन, तो इसमें से एक सब्जेक्ट छोड़ के उसकी जगह पे इन्वायरमेंटल साइंस होगा। और इसके अलावा इलेक्टिव में MS ऑफिस और फूड प्रोसेसिंग को आप ले सकते हैं। क्लियर? तो ये तो एक तरीके से आपका थ्योरी का हो गया। अभी देखते हैं कि जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो अब एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके का होगा। तो देखो थ्योरी में तो आपको समझ में आ गया ना कि थ्योरी में आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें देखो मैंने बताया ना कि मैक्सिमम मार्क 100 का है और 100 में 75 जो है इंटरनल असेसमेंट के थ्रू है, और सॉरी एक्सटर्नल मतलब एग्ज़ाम होगा, और 25 जो इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में जो 25 नंबर का है, ठीक है, वो क्या होगा, देखो या तो वो सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट ले सकते हैं 10 नंबर का, ठीक है, रिटन असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ करा सकते हैं 10 नंबर का, और आपकी जो परफॉर्मेंस है क्लास के बेसिस पे वो 5 नंबर का होगा। एनीवे ये आपका जो यूनिवर्सिटी है ना या डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपको 25 जो मार्क्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बट हाँ, जो आपका जिन्होंने सिलेबस या करिकुलम जिन्होंने ड्राफ्ट किया है उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो, एग्जामिनेशन ले सकते हो 10 नंबर का, और प्रेजेंटेशन करा सकते हो 10 नंबर का, और एक तरीके से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लास में रहा है उसको बेसिस पे 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होंगे और 75 नंबर MCQs का। अब देखो प्रैक्टिकल भी जो है ना, अभी देखो 3 तो थ्योरी पेपर होगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का, प्लस इसके साथ इसका प्रैक्टिकल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रैक्टिकल करते थे जूलॉजी में, बॉटनी में और केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल छूट जाएगा, प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल में क्या होगा आपका, वो भी आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में फिर अगेन वो डिवाइड होगा 75 नंबर और 25 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 75 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा, 25 नंबर जो है वो किस तरीके डिसाइड होगा। ये बोल रहे हैं कि फिर जैसे इन हाउस एग्जामिनेशन जैसे सेम होता है इंटरनल असेसमेंट, और ये आपका बोल रहे हैं कि रिटन असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन टॉपिक ये दे सकते हैं, और एक तरीके से क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो चीज़ दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ इस तरीके से एक तरीके से हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट में देखो क्लास इंटरेक्शंस भी रख सकते हैं, क्विज भी रख सकते हैं, ये एक दूसरा मॉडल प्रपोज किया गया था, इस तरीके से भी इंटरनल असेसमेंट करा सकते हैं। तो अब एक्सटर्नल असेसमेंट जो है प्रैक्टिकल में वो कैसे होगा। प्रैक्टिकल का मैंने बोला था ना कि 100 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट और 75 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 75 नंबर के प्रैक्टिकल में चीज़ें किस तरीके से गवर्न है मार्किंग, वो देखो यहाँ पे बताया गया। पहली चीज़ तो देखो वाइवा पे जो है आपका 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और मान लिया कि बाहर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम किया जा रहा है, सर्वे वगैरह कराया जा रहा है आपसे, तो वो 10 नंबर का होगा। एक्सपेरिमेंट जो होगा वो 45 नंबर का होगा, और वो कितना एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उसके बेसिस पे कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप लोग बनाएंगे उसका 10 नंबर का होगा। तो टोटल ये 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। और मेनली वाइवा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ठीक है, एग्जामिनेशन, और इसके अलावा आपका कोई एक बाहर जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कराया गया उस पर। तो ये हम लोगों ने देखा कि थ्योरी पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 इंटरनल, 75 जो आपका थ्योरी पेपर का MCQs होगा। प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का है, जिसमें से आपका 75 जो है वो आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और 25 उसमें भी इंटरनल असेसमेंट। तो ये आपका एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट यानी आप जो है ना, आपकी गुडविल होनी चाहिए क्लास में, अदरवाइज़ आप समझ जाओ कि इंटरनल असेसमेंट फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा क्लासेस में, ठीक है, कोई भी बदमाशी नहीं करनी होगी, अदरवाइज़ टीचर गुस्सा आ गया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग और गुडविल मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो आप समझ सकते हो 25 नंबर थ्योरी का इंटरनल असेसमेंट और 25 नंबर प्रैक्टिकल का इंटरनल असेसमेंट, 50 नंबर तो टीचर के हाथ में होता है फिर। एनीवे
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सिलेबस है, जो MCQs जो होगा क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, उसका किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग जूलॉजी का देख लेते हैं, फिर उसके बाद बॉटनी का, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा 3 साल का प्लान है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूलॉजी का जो पेपर होगा, ठीक है, 75 नंबर का, जो कि क्या होगा, MCQ बेस्ड होगा। 75 MCQs पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो जो पेपर है उसका नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें आपको देखो जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। देखो पहला यूनिट तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पूछा गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल टू सेल इंट्रैक्शंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और एक जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से बोलें तो ये आपका सिलेबस है क्या बोलते हैं जूलॉजी का जो आपका होगा। तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट करती है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या हो उसके बारे में। नेक्स्ट दूसरा आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, तो ये तो काफ़ी मतलब इजी है। साइटोस्केलेटन पढ़ना होगा, साइटोस्केलेटन के बारे में, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम का स्ट्रक्चर ये पढ़ना होगा। न्यूक्लियस और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ये भी देखना होगा डिटेल, ठीक है। और लास्ट है आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और मेंडलिज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, यार एक तरीके से जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन थोड़ा सा है, मेंडल लॉ, बाकी सब सारी चीज़ें वो देखना पड़ेगा। और एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म मतलब एक तरीके से मेंडल का जो काम को जो आगे एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना है। फिर ये आपका है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स, यानी क्रोमोसोम के बारे में पूरा पढ़ना है। कैरियोटाइपिंग क्या होती है ये आपको देखना पड़ेगा। फिर पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, और एक्स लिंक जो जीन्स वगैरह हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, उसका देखना है। फिर और लास्ट है आपका इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो माइक्रोन साइज़ के होते हैं, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। और इनकी जो लाइफ साइकिल्स है वो देखनी है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि भैया इसमें तो मतलब वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट ये सब सारी चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। तो अब जो है ये फैक्ट ये है कि अब ये जो न्यू जो करिकुलम आ गया है ना, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड बोल सकते हैं कि यानी कि जिन चीज़ों का एप्लीकेशन रिसर्च में या बाकी चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज़ को ड्राफ्ट किया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप इसमें देख रहे हैं कहीं भी इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आके ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम लोग बुक की बात करेंगे किससे आप लोग पढ़ सकते हैं, तो बुक्स बहुत सारी हैं, कोई भी आप चूज़ करिए, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आए। और रही बात MCQs की, तो MCQs तो आपको बहुत सारा सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके इसमें आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो जो मेडिकल की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं ना, ट्रूमैन्स का जो होती है बुक्स, उसको आप ले सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम, उसमें सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और एक PS वर्मा की आती है बुक, उसको आप लोग ले सकते हैं, सेल बायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, इसकी ये वाली, ये भी अच्छी बुक है जिसमें इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। देखो बहुत सारी बुक्स बोलेंगे, स्टैंडर्ड बुक बोलेंगे आप, ठीक है, नाम नोट डाउन कर सकते हैं कि ये चीज़ें स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, बट जो आपको समझ में आए वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, वो बुक्स को आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रूमैन्स इज़ गुड, नीट वाले जो बच्चे लेके प्रिपरेशन करते हैं, और एक PS वर्मा की जो है वो आप ले सकते हैं, सेल बायोलॉजी की। और इसके अलावा एक बायोलॉजी टुडे आता है, ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये तो जूलॉजी का रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी में जो सिलेबस है वो क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एनिशियंट्स, वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, ये मतलब पूरा पुराना ही है फिर एक तरीके से। दूसरा जो माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, तो ये देखो इसमें सीधा आप
इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ गए, माइक्रोस्कोपी के बारे में देखना पड़ेगा, लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन, ये सब सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, बेसिकली ये बॉटनी कम माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा लगता है एक तरीके से देखेंगे तो, ठीक है। ये वाला जो है एक तरीके से माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक्स है वो ज़्यादा है, बॉटनी थोड़ा सा कम लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या आ गया, माइक्रोबियल वर्ड आ ही गया, तो ये तो टोटली बॉटनी वाला एक तरीके से कैरेक्टर शो कर रहा है। फिर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे ना कि अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसमें बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप मतलब पीछे हट सकते हैं कि बॉटनी इसमें कोर नहीं है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी पे भी फर्स्ट यूनिट डेडिकेटेड है, सेकेंड वाली भी। फाइकोलॉजी, ये भी आप बोल सकते हैं माइक्रोबियल्स का ही एक तरीके से पार्ट है। माइकोलॉजी, फंगाई के बारे में देखना पड़ेगा। और फिर आपका मशरूम कल्टीवेशंस और माइकोराइजा, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी, तो इसमें भी प्लांट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में इसमें भी यही है, डिजीज एंड कंट्रोल, प्लांट जो डिजीजेज हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट वन इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो ओवरऑल इसको भी हम लोग देखेंगे ना, तो अगर आप सोचेंगे कि बॉटनी में जो प्योर बॉटनी होता है कि पत्ती, फूल, तना, बाकी कैसे किस तरीके से होता है, तो आपको थोड़ी निराशा लगेगी इसमें, क्योंकि ये जो सिलेबस बेस्ड है वो टोटली एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, कि इसका रिसर्च में हम कितना अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ गुड। और आप ये सिलेबस को ही आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो जो इस लिंक आपको दिया गया है, टेलीग्राम लिंक, उसके थ्रू आप लोग इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, हम उस पर आपको सिलेबस भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब जो केमिस्ट्री का आता है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें भी आपका एमसीक्यूज पूछा जाएगा। पहला है आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसको आपको देखना पड़ेगा। और सिंपल थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको देखना पड़ेगा। एटम्स का बेसिकली है फिर, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, अबाउ प्रिंसिपल्स, मल्टीपल बॉन्डिंग जो है इसमें आपको देना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, बैंड रोल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी एस और पी ब्लॉक की, इसका ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा। रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, इसके अलावा आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये आपका है। इसमें कहाँ से दे दिया भाई, चलो कोई नहीं, इसमें तो आपका दिया है। आपका जो एक वोकेशनल होगा उसमें भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इसमें जो है ना, आप पहले क्या देखते थे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें पूरा एक तरीके से सम अप हो गया है चीज़ों का। ये देखो हम लोग किस में पढ़ते थे, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ गए थे, इसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता था, कंप्यूटर का जो बेसिक है, बट इसमें सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मर्ज कर रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप केमिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हो ना कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, भूल जाइए, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये 3 पेपर हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि क्या है, कैसे है, और इसी को आपको फॉलो करना है, पढ़ना है, और आपको जो प्रिपरेशन करना है वो एमसीक्यूज़ के हिसाब से करना है। बहुत से बच्चे जो हैं वो डिपेंड रहते हैं किस पे, जो आपका श्योर सीरीज़ आता है, ठीक है। मैंने भी मार्केट में देखा कि भाई इसका श्योर सीरीज़ क्या दिए हुए, तो उसमें जानते हो वो क्वेश्चंस दे दिया गया है, क्वेश्चन और उसका आंसर लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो। मैंने कहा अरे भैया ये तो नहीं है, इसमें तो एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहिए, एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करिए बहुत सारा, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी अगर इसमें आप लोगों को कुछ चाहिए जैसे इम्प्रूवमेंट की, मतलब इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, क्या नहीं ऐड किया जा सकता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये जो सिलेबस है वो टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लोग जाके इंडिविजुअल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने जो साइट दे रखी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है,
यहाँ से आप सभी सिलेबस अवेलेबल है जिस सब्जेक्ट्स के आप हैं। तो ये मैंने बेसिकली बायोलॉजी स्ट्रीम से जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए मैंने बताया था। अगर अगर आर्ट वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी इस साइट पे जाके और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कॉमर्स हो गया, बाकी जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे हम लोग अपलोड करेंगे कि क्या है, किस तरीके से, ठीक है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही। तो थैंक यू वेरी मच।